हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिंदी में लगातार हम आपको शानदार क्लासें दे रहे हैं। आज फिर से राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के बारे में कुछ एक पैराग्राफ को डिस्कशन करेंगे और हम आपको 10 नंबर की क्लास पूरा कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर में साहित्य परिचय के साथ, पूरी कृतियों के साथ, वासुदेव अग्रवाल के द्वारा जो लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप है, इसे सब कुछ बता दूंगा। भाई कहां से कौन सा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज जो है ना, हमने 2 पैराग्राफ आपको डिस्कशन किए थे। लगभग इससे पहले वाली क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज बेटा फिर से हम क्या करेंगे, एक नए पैराग्राफ पर आएंगे और उसके गद्यांश को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है, कह रहा पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान होते हैं। देखो ये सब के बारे में मैंने इससे पहले क्लास में, देखो सबसे पहले आपको ये पढ़ाया है, तो आपको पहले क्लास में जाकर के बेटा इन सबको क्या कर लेना है। मेरी ये 10 मिनट की बातें हैं, ये मैंने अर्थ साथ साथ समझाया है। ये आप जरूर इससे जस्ट पहले वाली क्लास में कर लेना पूरा, क्योंकि जब इसे करोगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एक एक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले इनको थोड़ा सा देख लेना इससे पहले वाली क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं देखा, ठीक है ना। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या बोला गया, भाव क्या है, तो भैया राष्ट्रीय चेतना का भाव है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय चेतना में, चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को बताइए कि भाई भौतिक जो ज्ञान विज्ञान है उसका क्या महत्व है राष्ट्र को जानने के लिए, ठीक है ना। ये भाव दिया गया है इसमें, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है ये लेखक कौन है भैया और शीर्षक कौन है, तो शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। ये आप अच्छे से पता, राष्ट्र का स्वरूप है, ये मैंने पढ़ा दिया है पूरा। और भैया वासुदेव सरल अग्रवाल क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल बच्चों, सरल अग्रवाल इसके क्या हैं, लेखक हैं। आप सबको पता है अच्छे से, ये मैंने पढ़ा दिया। अब जो रेखांकित भाग है, ये रेखांकित भाग का क्या मतलब है, रेखांकित भाग का मतलब सीधा सीधा आपको बोलना पड़ेगा कि भैया पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों, यही तो है, एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचर, खनिज, रत्न का ज्ञान, पृथ्वी के सीने में छिपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्र की चेतना के सबल बनाने के लिए क्या है, आवश्यक है। हमें ये जानना चाहिए आकाश से और पृथ्वी तक भाई कितनी संपदाएं भरी हुई हैं। ये जागृति हमें राष्ट्र को सबल बनाने में क्या है, राष्ट्र की चेतना में बहुत ही महत्वपूर्ण। कह रहा है इससे राष्ट्र प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति क्या होती है, जिज्ञासा होती है, जानने की जरूरत होती है। लोहा कैसा पाया जाता है, गैस कैसे मिलती है, कैसे बनी। तो जब तक आप पृथ्वी और आकाश के बीच की चीजों को नहीं जानोगे तो भाई आपके अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। कह रहा है जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। रियल में तो उन्नति उसी से होगी ना, क्योंकि सही मायने में आप उनका प्रयोग कर पाओगे। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते तब तक राष्ट्र को सुप्त की समझना चाहिए, राष्ट्र को सोया हुआ समझना चाहिए। जिस राष्ट्र का नवयुवक जागरूक नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो क्या है, वो एक सोए हुए प्राणी के समान है। तो यही बोला है लेखक ने, अगर उसके प्रति जागरूकता की चेतना नहीं है कि अर्थ से और आकाश तक क्या भरा हुआ है, तो वही वो सोया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र की भावना के प्रति किसके प्रति चेतना जागृत होनी चाहिए। तो कह रहा है आवश्यक है कि भावना केवल भावनात्मक ना हो, वरना राष्ट्र की भावना में अंतर्गत भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना भी जागृत हो। कह रहा है केवल भावनात्मक रूप से जागृत ना होने चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। भौतिक ज्ञान के प्रति भी हम जागरूक होने चाहिए, तभी राष्ट्र की भावना को क्या किया जा सकता है, सार्थक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो हमें भावनात्मक रूप से केवल नहीं जानना चाहिए, साथ के साथ राष्ट्र की भावना और भौतिक जो ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान का मतलब समझ रहे, पर्वत, पहाड़, चोटी, नदियां, खनिज, इन सब के बारे में, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सब के बारे में भी क्या है, हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। सही मायने में तो यही बोलते। कह रहा 5वां 14 क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी और आकाश के बीच समुद्र में कौन कौन सी अपार संपदा है।
तो ये हमने बता ही दिया है भाई, विभिन्न नक्षत्र हैं, गैसें हैं, समुद्र में जलचर हैं, खनिज हैं, रत्न हैं, अपार संपदा भरी हुई है। ठीक है ना। कह रहा राष्ट्र तथा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सोया हुआ समझना चाहिए? जब तक भैया सोया हुआ समझना चाहिए जब तक उस राष्ट्र का नवयुग जागरूक ना हो और उसके अंदर कोई जिज्ञासा ना हो। अगर जिज्ञासा और जागरूकता उसके अंदर नहीं है तो उस राष्ट्र को सोया हुआ ही समझना चाहिए। ठीक है ना। तो एक एक चीज यहीं से क्लियर हो रही है। कह रहा राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल कहा केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए जागरूकता या राष्ट्रीयता, बल्कि भौतिक ज्ञान के प्रति जागृत के स्तर पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी एवं आकाश के बीच विद्यमान नक्षत्र, समुद्र में स्थित जलचर, खनिज, रत्नों का ज्ञान आदि भौतिक विज्ञान की राष्ट्रीय चेतना को क्या करता है? मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगला कह रहा है जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए हैं या सोए हुए के समान है। पंक्ति का आशय क्या है? तो सीधा सीधा आशय लिखोगे कि भैया राष्ट्र के नवयुगों में जब तक जिज्ञासा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तब तक वो सोए हुए व्यक्ति के समान है। अतः तब तक वो राष्ट्र भी क्या है? सोया हुआ ही है, सुप्त राष्ट्र ही मान लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, लेखक के अनुसार राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य कब पूर्ण नहीं हो पाएगा? कह रहा जब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा, जब तक राष्ट्र समृद्धि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार होगा। अगर देश का नागरिक बेरोजगार है तो भैया ये उद्देश्य जो है ना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण एक एक व्यक्ति से होता है। यदि एक भी व्यक्ति रोजगार नहीं मिलेगा तो राष्ट्र की प्रगति क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी और राष्ट्र की प्रगति में इसे क्या माना जाएगा? बाधा माना जाएगा। हमारे यहाँ कितनी सारी बेरोजगारी फैली हुई है, तो सच्चे मायनों में तो राष्ट्र का निर्माण नहीं है, राष्ट्र में अवरुद्धता है। ठीक है ना। तो ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल ने बोला है बच्चों। ठीक है। अगला देखो चौथा पैराग्राफ देखिए, कह रहा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। क्योंकि तो 3 ही तो अंग बताए हैं, एक अंग बताया पृथ्वी, एक जन और एक संस्कृति, जिससे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कह रहा पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना क्या है? असंभव है। पृथ्वी हो मनुष्य नहीं है तो किस बात का राष्ट्र? तीनों का होना चाहिए, पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति, तीनों का होना राष्ट्र के निर्माण में जरूरी है। कह रहा पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र रूप का क्या हुआ है? संपादन हुआ है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा दी गई है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी का पुत्र है। ये तभी है जब दोनों का आपस में क्या है? समन्वय बना हुआ है। तो गद्यांश का भाव सीधा सीधा बोला है कि भाई जन बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल पृथ्वी से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र निर्माण में जन का होना मतलब मनुष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मनुष्य के होने को राष्ट्र निर्माण में दिखाया गया है। कह रहा राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है? कह रहा मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। केवल पृथ्वी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती, उस पर बसने वाले मनुष्य भी, जन भी होने चाहिए। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी और जन मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण। जन को अगर शामिल किया जाएगा तो पृथ्वी क्या करेगी? मातृभूमि की संज्ञा, क्योंकि जन की ही तो माता है पृथ्वी। ठीक है ना। तो रेखांकित भाग को देख लेते हैं। कह रहा राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों, देखो रेखांकित भाग यही तो है जो रेखांकित हो रहा, पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित होने से यही तो है। तो इसका बोला गया है राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। दोनों हैं तो राष्ट्र का निर्माण संभव है। कह रहा पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहां की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को भूमि का पुत्र नहीं मानते तब तक राष्ट्रता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक हम पृथ्वी को अपनी माता और पृथ्वी का पुत्र नहीं मानते तो सच्चे मानव में राष्ट्रीय भावना वहां पे क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना। अगला कह रहा है बेटा 5वां क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक और लेखक सबको पता है। राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है। कह रहा है जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। भैया सच्चे अर्थों में पृथ्वी का जन क्या है? पुत्र है। सच्चे अर्थों में जन पृथ्वी का पुत्र है। 5वां पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। 5वां पैराग्राफ क्या कह रहा है? कह रहा माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी दोनों को बांधे रखता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र की चिरजीवन आश्रित होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होना चाहिए।
है ना, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र की माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को क्या करता है, सूचित करता है। स्वार्थ अगर करेगा तो पतन स्वाभाविक है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, अपने कर्तव्य के प्रति अपने ध्यान देना चाहिए, उसे अपने ड्यूटीज के प्रति ध्यान देना चाहिए। भाई किस पर जोर दिया गया है, भाव क्या रखा है, तो ये साफ बोला है कि भाई तभी एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होना संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की पृथ्वी और उसकी वस्तु और जन्मदात्री माता के समान क्या करेगा, आदर भाव करेगा। कि भाई हमारी पृथ्वी का सम्मान क्या है, कितना है, उसका जन्मदात्री माता के समान क्या करेगा, जो हमें माता जन्म देती है उसके समान ही आदर भाव करेगा। तो सही मायने में कह सकते हैं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं भाई, और ये शीर्षक कौन है, अगर शीर्षक पाठ और लेखक का नाम पूछे तो पाठ का नाम है भाई राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको रट जाना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा रेखांकित भाग देख लो इसका। तो रेखांकित भाग में देखो यही तो बोला गया है, माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। अब दोनों का भाव जब मिलता है तभी तो मजबूत बंधन बनता है। ठीक है, तो ये सब बोला गया है, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है, वासुदेव शरण जी कहते हैं कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव, प्रणाम कर रहे हम नहीं कर रहे, व्यक्ति और धरती के संबंध को मजबूत बनाता है। पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र को क्या करता है, मजबूत करता है, विकसित करता है। ठीक है, राष्ट्रीय होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार आदर भाव इस दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्माण बनाता है, राष्ट्र की एक संज्ञा बनाता है। कह रहा आदर ही यह भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है, इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है, अनंत काल तक चलता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूं। इस भावना के साथ माता और पुत्र के बीच संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति क्या हो सकता है, सजग हो सकता है। ठीक है ना, तो उसे ये मानना पड़ेगा पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी क्या हूं, पुत्र हूं भैया। ठीक है, अगला कह रहा है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर, मजबूत भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट रूप से बताइए। तो साफ बोला गया है कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को मजबूत बनाता है और पृथ्वी तथा मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र होने की पुष्टि करता है और विकसित करता है उसे। इस प्रकार आदर भाव इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र निर्माण भवन को क्या करता है, निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे है। तो पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार जो है, कह रहा पृथ्वी में अपार संपदा है, कुछ पाने का अधिकार केवल उन्हें ही होता है जो पुत्र धरती रूपी पृथ्वी को क्या मानता है, माता का सत्कार देता है और आदर भाव, जन्मदात्री माता जैसा ही आदर भाव अगर होगा तो सही मायने में पृथ्वी से प्राप्त करने का अधिकार उसी को होता है। कह रहा धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है, कह रहा धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपनी धरती माता से स्नेह करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। इस प्रकार उससे क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कह रहा यह प्रणाम भाव ही भूमि जन और दृढ़ बंधन है। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है, तो भैया कह रहा अपनी मातृभूमि के प्रति अगर आदर भाव, सम्मान भाव की अगर आपके अंदर चेतना है तो भाव व्यक्ति और भूमि के प्रांगण और दृष्ट मजबूत बनाता है और यह दृष्टता ही राष्ट्र या देश के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। ये मान सम्मान आदर भाव बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। ठीक है, कह रहा पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है, जो आज्ञा पृथ्वी को अपनी माता और अपने को आज्ञाकारी पुत्र मानता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। कह रहा कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते, स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकते, जो व्यक्ति स्वार्थी हैं वो राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। कह रहा है दृढ़ भित्ति, चिरजीवन, निष्कर्ण, धर्म, अधपतन, इनके शब्दार्थ लिखिए। तो भैया दृढ़ भित्ति का मतलब है मजबूत दीवार, चिरजीवन का मतलब है संपूर्ण जीवन, निष्कारण धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो, अधपतन का मतलब है नीचे गिरना। ठीक है ना, लॉस होना उसका। ठीक है ना, कह रहा गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य है, तो सीधा सीधा उद्देश्य है अगर शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो वो तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति भूमि और वस्तु को माता के समान क्या करे, आदर भाव करे, तो ही भाई ये चीजें क्या हो पाएंगी, संभव हो पाएंगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को तेजी के साथ? जब कोई दिक्कत नहीं है तो अगला देखिए। कह रहा माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विचार अनंत है। नगर और जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी मातृभूमि के पुत्र हैं।
और इस प्रकार उसका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका कोई जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति के करने का सबको एक जैसा अधिकार दिया गया है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी ही चाहिए। हर धर्म संस्कृति और से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे समानता पर जोर दिया गया है, सीधा सीधा समानता के व्यवहार पर केंद्रित किया गया है। कह रहा है माता निस्वार्थ होती है, माता किसी भी पुत्र के साथ अपना भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार जो सच्चे मायनों में पृथ्वी है वो ना कोई जाति देखती, ना कोई धर्म देखती, ना ही किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थपूर्ण भेदभाव करती है। ठीक है ना, तो वो सबको समानता के साथ मौका देती है। ठीक है, कह रहा पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है? माता रखती है पुत्रों को। माता के लिए हर पुत्र क्या है? समान है। कह रहा समान अधिकार पाने का भागी कौन है? भैया वो है जो मातृभूमि के उदय के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। वह समान अधिकार पाने का क्या है? हकदार है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत काल तक है? तो कह रहा पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का जो विस्तार है ना, ये अनंत काल तक है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ऐसा लेखक ने बोला। कह रहा अनंत और जनपद शब्द का क्या अर्थ है? अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, जनपद का अर्थ है जला से। ठीक है ना, जला। कह रहा पृथ्वी का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से देखती है? समान भाव से देखती है। समान भाव से देखती है, ये ध्यान रख लेना। वो कोई स्वार्थ नहीं, कोई भेदभाव नहीं करती, हर को समानता के साथ रखती है। ठीक है, कह रहा राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? कह रहा अगर कोई भी अंग हमने पीछे छोड़ दिया तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की क्या लेनी चाहिए? सुध लेनी चाहिए। सौहार्द और प्रांगण शब्द का क्या मतलब है? सौहार्द का मतलब है भाईचारा, मैत्री भाव वाला संबंध, मित्रवत जो संबंध होता है। प्रांगण का अर्थ है सामने का खुला हुआ भाग, आंगन जिसे कहते हैं। ठीक है ना, रेखांकित को क्या करें? अर्थ बताएं तो देखो रेखांकित यही तो था इसमें, ये इतना रेखांकित किया गया है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। तो इसका रेखांकित भाग अगर हम कहें तो सही मायने में इसका बोला गया है कि जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं, उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता है। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है वह समान सुविधाओं का अधिकारी है। धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से ही क्या करती है? समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। मातृभूमि की सीमाएं अनंत हैं। इसके निवासी अनेक नगरों, जनपदों, शहरों, गांव, जंगलों और पर्वतों पर क्या है? भरे हुए हैं। कह रहा कोई भी राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो कह रहा है कोई भी राष्ट्र जन को पीछे नहीं छोड़ सकता। जन को अगर पीछे छोड़ेगा, भेदभाव करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। कह रहा है समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है? तो जब समन्वय का मार्ग होता है तो समाज के सभी वर्गों में उन्नति और प्रगति का लक्ष्य प्राप्त होता है। सौहार्द और अखंड, सौहार्द मतलब भाईचारा और मित्रता, अखंड मतलब जिसे संपूर्ण को बोला गया, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कह रहा प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। इसका मतलब क्या है? तो इसने बोला है कि व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सभी में मातृभूमि के प्रति समान प्रेम भाव होता है। संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति और उन्नति के लिए समस्त मातृभूमि का समान अवसर प्राप्त, सबको बराबर का मौका मिलता है। आप सबको बताइए। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा अगला क्वेश्चन, गद्यांश में मातृभूमि की सीमाओं को अनंत क्यों कहा गया है? बोला गया है मातृभूमि की सीमाओं को अनंत इसीलिए कहा गया है क्योंकि निवासी अनेक नगरों, शहरों, जनपदों, गांवों, जंगलों, पर्वतों में बसे हुए हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, परंतु वे सभी एक ही धरती माता के क्या है? पुत्र। गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश मिलता है? ये 20वां क्वेश्चन है इस गद्यांश का। कह रहा है इससे संदेश मिलता है कि राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन करते हुए हमें संदेश दिया गया है कि समानता व्यवहार करते हुए हमें अपनी धरती माता को निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ में इतना ही पढ़ाएंगे। इससे आगे का अगली क्लास में लेंगे। 3 क्लासों में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों? फिनिश हो जाएगा। ये दूसरी क्लास है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा वो यहां से पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको उसी तरीके से समझ करके पूरा क्वेश्चन लिख देना है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। 95 इसी तरीके से आपके आएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय। सुंदर सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्लास अच्छी लगती है तो शेयर बच्चों जरूर करिएगा। ठीक है, नमस्कार।